तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लॉविट्स। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकहेड को डिस्कस करेंगे कि पहले तो हम ये देखें कि ब्लॉकहेड से मुराद क्या है। इसकी जनरल डेफिनेशन लेने के बाद हम कुछ एमिनेंट ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि उन लोगों की रो से जो है ब्लॉकहेड का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड वी विल फर्दर प्रोसीड टू डिस्कस दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉकहेड। एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद जो है हम ये देखेंगे कि अगर एक स्टेट ब्लॉकहेड जब लग जाता है तो कोई स्टेट या कोई दूसरा जो इंटरनेशनल एक्टर होता है वो अगर ब्लॉकहेड को ब्रीच करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या राइज हो सकते हैं उसके लिए। एंड इन दी एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि ब्लॉकहेड जो है उसका इख्तिताम किस तरीके से होता है, उसकी सेसेशन किस तरीके से होती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि ब्लॉकहेड क्या है। पहले एक जनरल डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले भी हम इसकी एक अगर वर्ड के ऊपर ही गौर करें। ब्लॉकहेड वर्ड जो है ना, दो लेटर्स के ऊपर कंपोजिट है, ब्लॉक हेड। ब्लॉक से मुराद क्या होता है, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, आइसोलेट कर देना। जैसे हम अक्सर ना रास्ता ब्लॉक हो गया या फिर जो एनीथिंग इज़ ब्लॉक, वेबसाइट ब्लॉक हो गई, तो मतलब क्या वहाँ पर एक आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ब्लॉकहेड में बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया को जो है आइसोलेट कर दिया जाता है। कौन आइसोलेट करता है उसको? वो लोग जो कि जंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्लॉकहेड की डेफिनेशन क्या है। जनरल डेफिनेशन की रो से जो है ब्लॉकहेड इज एन एक्ट। ब्लॉकहेड एक ऐसा अमल होता है ऑफ सीलिंग ऑफ अ प्लेस, जिसके ज़रिए जो है एक प्लेस को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल, इनको रोकने के लिए, गुड्स को भी रोकने के लिए हो सकता है ब्लॉकहेड, लोगों को रोकने के लिए भी हो सकता है। फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग, लोगों के उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया के अंदर आने के लिए भी हो सकता है ब्लॉकहेड, और वहाँ से निकलने के लिए भी हो सकता है। मतलब इंटरिंग एंड लिविंग, इंग्रेस एंड इग्रेस दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ब्लॉकहेड जो है एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए अशिया को या लोगों को किसी स्पेसिफिक एरिया में आने, मतलब अंदर आने से या बाहर निकलने से जो है रोका जाता है। ये एक ऐसा एक्ट होता है जो कि एक बेलिजेंट स्टेट करती है या वो वाला इंटरनेशनल एक्टर करता है जो कि जंग में इन्वॉल्व होता है। अब मैंने बेलिजेंट स्टेट के साथ साथ इंटरनेशनल एक्टर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अभी बेलिजेंट सिर्फ स्टेट्स नहीं होती, बल्कि हमारे पास दूसरे इंटरनेशनल एक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आर्म ग्रुप्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होगी। तो इसको हम थोड़ा ब्रॉड रखने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। तो ये ब्लॉकहेड एक ऐसा अमल होता है जो कि एक बेलिजेंट स्टेट या इंटरनेशनल एक्टर करता है, मतलब वो जो है बॉडी करती है जो कि जंग में इन्वॉल्व होती है, विच इज़ अ पार्टी टू अ वॉर और आर्म कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अगर हम जो है जूरिस्ट की रो से इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो मिस्टर जे स्टॉक की हमारे पास डेफिनेशन है। मिस्टर जे स्टॉक जो है इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि ब्लॉकहेड अक्टर्स, ब्लॉकहेड तब होता है व्हेन अ बेलिजेंट बार्स एक्सिस टू द एनिमी कोस्ट और पार्ट ऑफ इट। जब एक बेलिजेंट क्या करता है कि एक्सिस जो है, रसाई जो है वो रोक देता है, बार कर देता है रसाई की, टू द एनिमी कोस्ट और पार्ट ऑफ इट। जो एनिमी है, जो दुश्मन का जो साहिली इलाका है, या पूरे को, या पूरे तक एक्सिस बंद कर दे, बार कर दे, या फिर जो है उसके किसी मखसूस हिस्से का जो एक्सिस जो है उस पर बार लगा दे, ब्लॉक कर दे। फॉर पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग, उसका पर्पज़ क्या होता है बार करने का? प्रिवेंटिंग इनग्रेस और इग्रेस, कि ना ही वो अंदर किसी को जाने दे, ना ही वो बाहर किसी को आने दे। ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑफ ऑल नेशंस, कि क्या चीज़ों को, वो वेसल को अंदर ना जाने दे और ना ही वहाँ से उस एरिया से बाहर निकलने दे। वो वेसल्स भी हो सकती हैं, वेसल मतलब जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑन सी जो है गुड्स या पीपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आपकी शिप्स हो गई, कश्तियाँ वगैरह होंगी, एनीथिंग जो है। और एयरक्राफ्ट से मुराद जो आपके तैयारे वगैरह होते हैं। ऑफ ऑल नेशंस मतलब सब नेशंस के, सब नेशंस जिसमें हमारी न्यूट्रल स्टेट्स भी आती हैं और उसके अलावा वो स्टेट्स भी आती हैं जिन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी को डिक्लेयर नहीं किया होता। तो मिस्टर जे स्टॉक के मुताबिक जो है ब्लॉकहेड तब अक्कर होता है जब एक बेलिजेंट क्या करता है, एनिमी कॉस्ट या उसके किसी एक मखसूस हिस्से का जो है एक्सेस ब्लॉक कर देता है, ताकि ना ही कोई वेसल और एयरक्राफ्ट किसी नेशन का उसके अंदर जा सके, उस स्पेसिफिक टेरिटरी के एरिया के, ना ही जो है वहाँ से बाहर आ सके। अभी तुमने क्या किया यहाँ पर एनिमी कॉस्ट की बात की गई। याद रखिएगा जब ब्लॉकहेड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये स्पेसिफिकली ज़्यादातर ये एक ऐसा अमल है जो कि किसी साहिली इलाके के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब जंगी जहाज़ जो है समंदर में जंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो जो शिप रैक्ड लोग होते हैं, जो मतलब वहाँ वाउंड एंड सिक होते हैं, वो क्या करते हैं, पनाह लेने के लिए या फिर गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए समंदरी रास्तों का जो है वो लेते हैं, ज़रिया अख्तियार करते हैं। तो इस वजह से जो है ये ब्लॉकहेड का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा इसको ये रेफर किया जाता है, ये जो साहिली इलाके ना उनके ऊपर लगाया जाता है। मिस्टर ओपनहीम की डेफिनेशन देखते हैं। मिस्टर ओपनहीम कहते हैं इट इज़ ब्लॉकिंग मैन ऑफ वार, कि ये एक ऐसी ब्लॉकिंग है बाय मैन ऑफ वार ऑफ द अप्रोच, जिससे रसाई को जो है ब्लॉक किया जाता है, टू द एनिमी कोस्ट और पार्ट ऑफ इट, जो दुश्मन का साहिली इलाका है ये पूरा या उसका कुछ मखसूस हिस्सा, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग इनग्रेस एंड इग्रेस ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑफ एनी नेशन, ताकि जो है उसके ज़रिए किसी वैसल, किसी भी नेशन, दूसरी नेशन की वैसल या एयरक्राफ्ट को जो है अंदर या बाहर जाने से जो है रोका जा सके। इनकी डेफिनेशन भी तकरीबन सिमिलर है उनसे। तो
तो जो है हमें इससे ये समझ आ गया कि ब्लॉकेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे जो है किसी स्पेसिफिक टेरिटरी को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये वाला एरिया है, इसके अब जितने भी दूसरे मालिक हैं उनको ये कहती है, बेलिजेरेंट जो भी एक्टर वगैरह होता है वो कहता है कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, टेरिटरी के अंदर जो कि एक दुश्मन की है, इसके अंदर ना कोई आएगा ना इससे बाहर कोई निकलेगा, वो चाहे लोग हों चाहे वो अशिया लेकर जा रहे हो, ठीक है, जब एक ब्लॉकेड डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन एक ब्लॉकेड जो है वो खामखा ही डिक्लेयर नहीं हो जाता, इसके लिए कुछ हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेटिस्फाई करने लाजमी होते हैं ताकि बाइंडिंग वहाँ पर ब्लॉकेड जो है लगाया जा सकते। इनमें से अगर कोई भी जो है एलिमेंट मिसिंग हुआ, कोई भी अगर इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं कर पाई बेलिजेंट स्टेट, तो क्या होगा कि ब्लॉकेड जो है वो बाइंडिंग एंड इफेक्टिव नहीं होगा और इसकी ब्रीच भी ज़ाहिर है फिर इन दी एंड जो है मानी नहीं जाएगी। जब ब्लॉकेड ही नहीं हुआ तो उसकी मतलब ब्रीच भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले ये कि प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट, कि जब भी ब्लॉकेड को जो इस्टेब्लिश किया जाता है उसको प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है कि ब्लॉकेड जो है कोई भी ऐरा गैरा बंदा आकर नहीं उठा कर लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जंग में से सिपाही उठा उसने ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया, नहीं ऐसी नहीं होता। जो एक ब्लॉकेड है ना वो किसी अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। अथॉरिटी से मुराद क्या है कि किसी अथराइज बंदे के ज़रिए ब्लॉकेड डिक्लेयर किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर एक स्टेट है वो इन्वॉल्व है किसी आर्म कन्फ्लिक्ट के अंदर, तो स्टेट का जो अथराइज बंदा है, ठीक है, वो ब्लॉकेड डिक्लेयर करे, या फिर जो नेवल कमांडर है किसी उसका आर्मी वगैरह का जो कि जंग में इन्वॉल्व है, उसका जो नेवल कमांडर जो कि ऑथराइज है पर्टिकुलर ब्लॉकेड डिक्लेयर करने के लिए, वो उसको डिक्लेयर करें। मतलब इसकी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट बाय ऑथराइज पर्सन या बाय ऑथराइज ऑर्गन जो है होनी चाहिए, वरना ब्लॉकेड तस्लीम नहीं किया जाएगा। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास ये कि ब्लॉकेड जो है उसकी इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। इससे मुराद क्या है कि ब्लॉकेड जो है वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन रियल सेंस जो है वहाँ पर नज़र आना चाहिए। अगर आपने ब्लॉकेड को डिक्लेयर कर दिया तो आपने ऐसे मेजर्स लेने हैं उस बेलिजेरेंट ने जिससे वो इंश्योर करे कि ब्लॉकेड जो है उसको इफेक्टिव तरीके से इम्पोज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो उसके वायलेटर्स होते हैं उनको जो है फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वगैरह वगैरह जो भी मामला होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर ताकत की ज़रूरत हो वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल भी करना है, जहाँ पर जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है एक्शन भी लेना है जो वायलेटर्स हैं ब्लॉकेड के। तो ब्लॉकेड जो है सिर्फ कागज़ों तक जो है महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इन रियल सेंस जो है इसको होना चाहिए। सिर्फ पेपर या फिक्टिशियस जो ब्लॉकेड जो है वो नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। थर्ड इसका जो एलिमेंट ये होता है कंटिन्यूसली इसको मेंटेन किया जाना चाहिए। कंटिन्यूसली मेंटेन करने से मुराद ये है कि ब्लॉकेड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है पहले वहाँ पर ट्रुप्स लगाकर ब्लॉकेड कर दिया, फिर आपने उन ट्रुप्स को जो है विड्रॉ कर लिया, फिर आपने जो है दोबारा अगले दिन आकर वहाँ पर ट्रुप्स लगा दिए, ठीक है। तो ब्लॉकेड जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपने एक जगह ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया है तो ये नहीं कि एक दिन ब्लॉकेड है दूसरे दिन वहाँ पर कोई मतलब बैन वगैरह है ही नहीं, तीसरे दिन फिर आप ब्लॉकेड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर इंटरवल्स नहीं आने चाहिए। ब्लॉकेड जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एक पेस के तहत होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई भी ट्रुप्स को विड्रॉ कर लिया जाता है या तो वो बेलिजेरेंट स्टेट जिसने ब्लॉकेड डिक्लेयर किया खुद करती है, या फिर जो है कोई दूसरी जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो आकर जो भी स्क्वाड्रन वगैरह होता है जो जिन बंदों को तैनात किया जाता है वहाँ पर ब्लॉकेड लगा के वो उनको पुश बैक कर देते हैं। तो इन दोनों सूरतों में क्या होता है कि वहाँ पर जो कंटिन्यूटी होती है ना वो वहाँ पर इम्पीड हो जाती है। तो फिर हमारा क्या होगा, ब्लॉकेड जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा और यहाँ पर ब्लॉकेड बाइंडिंग नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर फोर्थ हमारे पास एलिमेंट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से मुराद क्या है कि आपने जो है नोटिफाई करना है कि भाई ब्लॉकेड लग गया। अब आपने ये नहीं कि खाली आपने तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन अगले बंदे को नोटिफाई नहीं हुआ कि हाँ कि यहाँ पर ब्लॉकेड लगा है या नहीं लगा है। आपने एसेंशियल एलिमेंट ये है इसका ब्लॉकेड का कि आपने ब्लॉकेड की जो डिक्लेरेशन है उसका नोटिफिकेशन जो है सब स्टेट्स को देना है। उनके दूसरी स्टेट्स जो हैं उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए, उनसे आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन खाली ऐसे ही नहीं कि भाई हम ब्लॉकेड लगा रहे हैं, उस नोटिफिकेशन के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं। आपने ये बताना है कि कौन सा स्पेसिफिक एरिया है, या तो पूरा कोस्टल एरिया होगा एनिमी का, या कुछ स्पेसिफिक एरिया को आपने डिफाइन करना है कि इस एरिया को ऊपर हम ब्लॉकेड लगा रहे हैं, इस तारीख से हम ब्लॉकेड लगा रहे हैं, इस टाइम से ब्लॉकेड लगा रहे हैं और ये जो है इतने अरसे तक रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जो है नोटिफिकेशन के अंदर डिफाइन करनी होती है। फिर फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास आता है इम्पार्शियलिटी। ब्लॉकेड में भी आपने इम्पार्शियल रहना है। आप ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल आपने एक 100 किलोमीटर का कोस्टल एरिया था एनिमी का, वहाँ पर आपने पहले ब्लॉकेड लगाया लेकिन आपने देखा पाकिस्तान का जो है बहरी जहाज़ वहाँ से आ रहा है, आपने उसको रोक दिया, उसके ऊपर ब्लॉकेड इम्पोज हो गया। फिर आपने देखा कि यार यूएस का वहाँ से जो है बहरी जहाज़ आ रहा है, आपने उसको आने दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, बायसनेस होगी, आप पार्शल होगी यहाँ पर। तो ब्लॉकेड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी है वहाँ पर किसी भी स्टेट की, किसी भी एक्टर की। अगर आप ब्लॉकेड लगा रहे हैं इम्पार्शियल तरीके से लगाएंगे, सब पर इक्वली वो बाइंडिंग होगा। उसके बाद हमारे पास सिक्स एलिमेंट ये होता है कि एक्सेस टू न्यूट्रल कोस्ट। जो स्टेट अपनी न्यूट्रलिटी को डिक्लेयर कर देती हैं,
और न्यूट्रलिटी के जो कि हमने एलिमेंट्स पढ़े पिछली वीडियो में, जो कि होता है कि अब्सटेंशन फ्रॉम वार होनी चाहिए, ठीक है, और जो है आप वहाँ पर इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स बेलिजेरेंट्स, और थर्डली जो है वहाँ पर रिकग्निशन ऑफ सच स्टेटस बाय बेलिजेरेंट्स होना चाहिए। अगर ये 3 एलिमेंट्स आपके पूरे होते हैं तो एक स्टेट की न्यूट्रलिटी जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। तो ये 6 एलिमेंट उसी की बात कर रहा है कि वो स्टेट जिन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी को डिक्लेयर किया हुआ है उनके जो भी पोर्ट्स होगी, उनकी कोस्ट होगी, वहाँ पर किसी भी किस्म का ब्लॉकेट जो है नहीं लगाया जाएगा। तो अगर एक ऐसा ब्लॉकेट है जो कि न्यूट्रल कोस्ट को या न्यूट्रल पोर्ट बंदरगाह को जो है उसके ऊपर जो है ब्लॉकेट लगाने की बात की जा रही है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमने जहन में रखनी होती है ड्यूरिंग इम्पोजिशन ऑफ ब्लॉकेट, जिनमें से अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ब्लॉकेट जो है इफेक्टिव नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक ब्लॉकेट अभी इस्टेब्लिश हो गया, ये कंडीशन है हमारा, अब कोई एक्टर आकर, कोई स्टेट आकर जो है क्या करती है, उसकी ब्रीच करती है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास क्या होंगे। तो जब भी जो है एक ब्लॉकेट जो है उसके ज़रिए इस्टेब्लिश किया गया कि कोई इस एरिया के ना ही अंदर आ सकता है, ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है, मतलब किसी बंदरगाह के अंदर भी नहीं आ सकता, वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। तो अगर कोई स्टेट जो है वहाँ से उसकी वायलेशन करती है ब्लॉकेट की, उसकी ब्रीच करती है ब्लॉकेट की, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो बेलिजेरेंट स्टेट जिसने ब्लॉकेट लगाया है वो ये हक रखेगी कि उस वायलेटर को, वो कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, वो भले कोई आर्टिकल्स कैरी करके ले जा रही थी या फिर किसी बंदों को लेके जा रही थी, ठीक है, उनको जो है वो लोग सीज़ कर सकते हैं। जब उनको सीज़ कर लिया गया, फिर उसको सीज़ करने के बाद जो है एडजुडिकेट किया जाएगा बिफोर द प्राइस कोर्ट्स, और प्राइस कोर्ट जो है फिर उनको अगर एज अ गुड प्राइस जो है डिक्लेयर करती हैं तो फिर जो बेलिजेरेंट है वो उनको कन्फेस्केट भी कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, सीज़ किया, सीज़ करने के बाद एडजुडिकेशन हुई प्राइस कोर्ट के सामने, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी कन्फिस्केशन होगी बाय दी बेलिजेरेंट स्टेट, वो बेलिजेरेंट जिसने जो है ब्लॉकेट को डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पर प्राइस कोर्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है। आई वॉज थिंकिंग टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, लेकिन अब यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि प्राइस कोर्ट्स होती क्या। प्राइस कोर्ट्स जो है दरअसल ये हमारे पास मेडिवल एजेस जो थी इंग्लैंड में, वहाँ से इनको ट्रेस बैक किया जाता है। इसमें दरअसल ये होता है कि जब भी कोई स्टेट अनन्यूट्रल सर्विस में इन्वॉल्व होती है, या फिर जो है वो कॉन्ट्राबैंड जो गुड्स होती हैं वो कैरी कर रही होती हैं, या फिर ब्लॉकेट को जो है वो क्या करती हैं, वायलेट करती हैं, तो फिर जो है जो बेलिजेरेंट स्टेट्स होती हैं दूसरी, जिन्होंने ब्लॉकेट जो है इम्पोज किया होता है या गुड्स को कॉन्ट्राबैंड डिक्लेयर किया होता है, तो उनके पास ये हक होता है कि वो उस शिप को, उस वैसल को, उस एयरक्राफ्ट को जो कि आर्टिकल्स को लेकर जा रही है उनको सीज़ कर ले। सीज़ करने के सामने जो है प्राइस कोर्ट्स हमारे पास जो है इस्टेब्लिश की जाती हैं, जो कि म्यूनसिपल लॉ के अंदर इस्टेब्लिश होती हैं, म्यूनसिपल लॉ ऑफ बेलिजेरेंट, ठीक है, उनके अंदर इनको इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि ये जो भी सीज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट या जो आपके वेसल्स हो गई जो कि बाय ब्रीच ऑफ ब्लॉकेड हो गया, कॉन्ट्राबैंड हो गया, ठीक है, उनके ज़रिए जो है जिनको सीज़ किया जाता है, जिनको हम प्राइस कहते हैं, ठीक है, उनकी एडजुडिकेशन जो है वो फिर ये प्राइस कोर्ट्स करती हैं, उनका फैसला जो है फिर बाइंडिंग समझा जाता है। मतलब इनका मकसद ये होता है कि अगर बेलिजेरेंट स्टेट जो है ना, उन्होंने किसी शिप को या वैसल को जो है सीज़ भी कर लिया ना, तो वो आर्बिट्ररी तरीके से जो है उसको कन्फिस्केट नहीं कर सकते जब तक जो है एक एडजुडिकेशन ना आ जाए प्राइस कोर्ट की तरफ से। तो ये तो होगी हमारी अगर ब्रीच होती। ब्रीच के रिजल्ट में क्या हमने देखा कि राइट होगा बेलिजेरेंट स्टेट के पास जिसने ब्लॉकेड इम्पोज किया था कि वो उस जो वैसल या एयरक्राफ्ट है उसको सीज़ करे। सीज़ करने के बाद एडजुडिकेशन होगी प्राइस कोर्ट्स के सामने। अगर प्राइस कोर्ट जो है उसको गुड प्राइस डिक्लेयर करती है, मतलब गुड प्राइस से मुराद वो ये डिक्लेयर करती है कि हाँ भाई आप इनको कन्फिस्केट कर लें, तो जो आपकी बेलिजेरेंट स्टेट है या एक्टर है वो उसको कन्फिस्केट कर सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ब्लॉकेट जो है वो एंड तरीके से होती है, कैसे होता है, मतलब सिजेशन ऑफ ब्लॉकेट किस तरीके से होती है। सिजेशन ऑफ ब्लॉकेट जो है आपकी बाय टर्मिनेशन ऑफ वार हो सकती है। जंग चल रही थी, क्यों ब्लॉकेट आपका कब होगा, जब जंग की सूरत हाल होगी, जब जंग ही आपकी ख़त्म रही, तो वो कहते हैं ना बांस होगा ना बजेगी बांसुरी, तो वो सूरत हाल यहाँ पर होगी कि जब वॉर ही टर्मिनेट हो जाएगी तब आपका ब्लॉकेट जो है ऑटोमेटिकली इट विल कम टू एन एंड। फिर जो है दूसरा तरीका कौन सा होता है, जब जिस गवर्नमेंट ने या जिस जो है फोर्स ने, आर्म फोर्स ने उनको लगाया था, इम्पोज किया था, उसको विड्रॉ कर लें, मतलब बाय मीन्स ऑफ विड्रॉल भी जो है ब्लॉकेट जो है वो सीज़ हो जाता है, इट सीज़ टू एग्जिस्ट। थर्डली हमारे पास ये हो सकता है, इस तरीके से ब्लॉकेट सीज़ हो सकता है कि जो है आपका जो ब्लॉकेट लगाया गया था वो डिसकंटिन्यू हो जाए, वहाँ पर किसी किस्म की इंटरप्शन आ जाए, वो मौसम की ख़राबी की वजह से हो या दूसरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो, तो इन सूरत हाल में भी ब्लॉकेट जो है वो सीज़ हो जाएगा, जहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन आ गई या इंटरप्शन होगी किसी किस्म की। फोर्थली जो है ब्लॉकेट इस तरीके से सीज़ हो सकता है कि जो आपकी एनिमी फोर्सेस थी वो आई हैं और उन्होंने क्या किया है कि जो स्क्वाड्रन था, जिन लोगों को ब्लॉकेट के ऊपर इम्पोज किया गया था, उनको ड्राइव बैक किया है, पुश बैक किया है, और इस सिलसिले में जो है वहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन वहाँ पर आ गई है, ठीक है, मतलब ड्राइव ऑफ उन्होंने कर दिया एक किस्म से। और हमारे पास फिर फिफ्थली ये तरीका हो सकता है जो सिचुएशन ऑफ ब्लॉकेट का, कि जहाँ पे एक स्क्वाड्रन ने जो है वहाँ पर ब्लॉकेट लगाया हुआ है, अब वो क्या करते हैं कि देख रहे हैं दूर से एनिमी आ रहे हैं, उन्होंने वो एनिमी का ताक़ुब करने वहाँ से निकल गए, तो एनिमी का जब वो ताक़ुब करने निकल गए, मतलब चेज़ फॉर एन एक्शन उन्होंने चूज़ कर लिया वहाँ पर, और अपनी उन्होंने जगह छोड़ दी, वहाँ पर ब्लॉकेट जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इस तरीके से भी ब्लॉकेट जो है सीज़ हो जाता है। और
फिर हमारे पास सिक्सली ये तरीका हो सकता है कि जो एनिमी फोर्सेस होती हैं या जो विक्टोरियस पावर्स होती हैं जो कि जंग जीत लेती हैं, वो आकर जो है उस एरिया के ऊपर जो कि जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेट लगाया गया था उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो इस तरीके से ब्लॉकेट जो है सीज हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ 6 तरीके हैं जो कि तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, जिनके ज़रिए जो है एक ब्लॉकेट जो है इट कैन कम टू एन एंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है ब्लॉकेट का कॉन्सेप्ट जो है इसको डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। एक तो है कॉन्ट्राबैंड, कि कॉन्ट्राबैंड से क्या मुराद है। सेकेंडली हम जो है अनन्यूट्रल सर्विसेज जो होती हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके लॉ ऑफ वार, लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है उनसे रिलेटेड होते हैं। जब जंग होती है तब ये सारा मामला होते हैं, जब जंग नहीं होती तब ऑटोमेटिकली जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि इट वाज समहाउ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।